किसी व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित कर सकते हैं। शेड्यूल 4 में उन व्यक्तियों को जोड़ने की बात की गई है जो आतंकवादी कार्यों में लगे हुए हों, जिनको आतंकवादी घोषित किया जाने की बात की गई है। व्यक्ति विशेष को भी यहाँ पे जोड़ा जा सकता है। थोड़ा टफ एक्ट है, लैंग्वेज की लिस्ट है इसकी, लेकिन बस इतना जानिएगा कि जो कोई गतिविधि कर रहा है, जैसे आप लोगों ने कभी सुना होगा सिमी संगठन है, असम साइड का है सिमी। छात्र संगठन भी है, कुछ ऐसे संगठन हैं जो रजिस्टर्ड संगठन नहीं है फिर भी चलाए जा रहे हैं, युवा संगठन हैं। अगर उनके द्वारा कोई आतंकवादी गतिविधियां की जाती हैं तो उनके ऊपर बैन लगा दिया जाता है, उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाती है, सरकार के अधीन कर ली जाती है। और ऐसे व्यक्तियों को जो यथावत पाए जाएं, अरेस्ट भी किया जा सकता है या उन्हें सलाह दी जा सकती है कि अनलॉफुल असेंबली वो क्रिएट ना करें। इसी को रेगुलेट करता है ये एक्ट है, जिसके बारे में थोड़ी सी एक प्रोसीजर है जो समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा जहाँ टफ हो तो वहाँ अपन को समराइज चीज़ें पढ़ना है, ज़्यादा क्लियर चीज़ें नहीं पढ़ना है। कैसा ऐसे पढ़ना है अपन को इस एक्ट को कि जहाँ से अपन ओटी अपना क्लियर कर ले। ज़रूरी नहीं हर चीज़ आपको समझ में आ जाए, कुछ चीज़ों को यहाँ पे अपन समझने की कोशिश करते हैं और उस हिसाब से पढ़ते हैं कि अपने ओटी यहाँ पे कवर हो जाए। तो अभी बात करते हैं इस एक्ट पे। तो पहले मैं आपको बता दूँ इसमें 4 शेड्यूल है। शेड्यूल 1 आतंकवादी संगठन को लिस्टेड करती है, जो सेक्शन 2(1)(e), 35, 36 और 38(1) से रिलेवेंट है। इसमें काफ़ी आतंकवादी संगठनों के नाम दिए गए हैं, जैसे मोहम्मद, तस्कर, खालिस्तान, मणिपुर पीपल्स लिबरेशन फ्रंट, पीपल्स आर्मी, मतलब बहुत सारे संगठन हैं जिनको यहाँ पे आतंकवादी संगठन के तौर पर इंडिया में घोषित किया गया है। 36 संगठनों की लिस्ट हमें यहाँ पे मिल जाती है। दूसरी अनुसूची है जो सेक्शन 15(2) से संबंधित है। यहाँ पे कुछ अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंस या प्रोटोकॉल के बारे में लिस्टेड किया गया है जो इस संबंध में हुए हैं, जो इस तरह की गतिविधियों के ऊपर प्रकाश डालते हैं। तीसरी अनुसूची है 15(1) के स्पष्टीकरण बी पे आधारित है। 15(1) के स्पष्टीकरण बी पे आधारित है। अब देखिए आतंकवादी गतिविधियों में एक प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे कोई जैसे करेंसी नोट, कुछ वाटर मार्क्स और लेटेंट इमेज मतलब अप्रकट प्रतिबिंब। देखो वाटर मार्क आप लोग समझ रहे हैं, वाटर मार्क जैसे मैंने आपको जीएस के नोट्स दिए, मैंने विक्रम सर लॉ क्लासेस दिए, तो ये वाटर मार्क हो गया है। ऐसे कुछ मार्क हैं जो मतलब उनके स्थायित्व को प्रदर्शित करते हैं, या जो थोड़े हाइड रहते हैं ऐसे मार्क होते हैं, वाटर मार्क होते हैं। अप्रकट प्रतिबिंब कुछ ऐसे प्रतिबिंब होते हैं जो शो नहीं हो रहे हैं। किसी पेज पे मान लीजिए मोनो बना है मेरी कोचिंग का, करेंसी नोटों के आलेख के माध्यम से देखना। अब यहाँ पे करेंसी नोट है, करेंसी नोटों में कुछ ऐसा है तो उसके बारे में भी यहाँ परिभाषित और उच्च क्वालिटी के कूट के करेंसी नोट के संबंध में परिभाषित और स्पष्ट किया गया है, जो कभी जब्त किए जाते हैं लोगों के पास में तो उनको स्पष्ट किया गया है। चौथी अनुसूची जोड़ी गई है 2019 में, ये इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। इस एक्ट में सबसे ज़्यादा अनुसूची हैं, 4 अनुसूची हैं, और किसी एक्ट में 4 अनुसूची नहीं है। चौथी अनुसूची बेस्टी के नाम को बताती है। आदि सेक्शन 35(1) और 36 से संबंधित है, जिसमें व्यक्तियों के नाम जोड़े जाते हैं कि आतंकवादी व्यक्ति है कोई तो उसका नाम जोड़ा जाता है। जैसे इंडिया की बात हो रही है, इंडिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आतंक फैला रखा है और इस एक्ट के विरोध में कार्य कर रहा है, उस व्यक्ति के नाम को इस लिस्ट में डाल दिया जाएगा, आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे आती है अनलॉफुल एक्टिविटी। चलिए बात करते हैं शुरुआत से। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 है। एक्ट नंबर 37 है 1967 का। कुल चैप्टर 7 हैं, सेक्शन 53 है, 4 अनुसूचियाँ हैं, मतलब चैप्टर 7, 53 और 7 अनुसूचियाँ हैं। 37वां नंबर है 1967 का। 30 दिसंबर 1967 को राष्ट्रपति महोदय की सहमति मिलती है इसको।
और इसी दिन से इसको लागू कर दिया जाता है। कब से? 30 दिसंबर 1967 को सहमति मिलती है और इसी दिन लागू कर दिया जाता है। इस पर लिख दीजिएगा, सहमति एवं लागू 30 दिसंबर 1967 में। अब यहाँ बताया गया है बेस्टियों और संगमों के कतिपय विधि विरुद्ध क्रियाकलाप के अधिक प्रभावी निवारण और आतंकवादी क्रियाकलापों पर विचार करने और तत्संदर्भ विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम। जी कह रहे हैं अधिक प्रभावी निवारण करना। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप, मान लीजिए कोई संगठन है वो कर रहा है विधि विरुद्ध क्रियाकलाप, बेस्टी मतलब इंडिविजुअल कोई कर रहा है, व्यक्ति कर रहा है, तो उसकी रोकथाम करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप की रोकथाम करने के लिए और ऐसे क्रियाकलापों पर विचार करने के लिए अधिनियम का सृजन किया गया है। जैसे इस पर विचार किया जाए, कार्रवाई की जाए। यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ी बहुत कमेंट्री दी गई है, तो यहाँ पे अपन बाकी सब चीज़ें अभी तो सिर्फ छोड़ देते हैं, बस इतना ध्यान दीजिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 28 सितंबर 2001 को यहाँ पर 1373 2001 को अंगीकार किया। 1373 2001 को अंगीकार किया, जिसमें सभी राज्यों ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद मुकाबला करने के लिए उपाय करने की अपेक्षा की गई। तो आतंकवाद के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए थे। अभी समय में इसको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अंगीकार किया था। कब? 28 सितंबर 2001 को। कुछ अन्य कन्वेंस हैं कि कन्वेंस अपन अंदर पढ़ेंगे, यहाँ कुछ नहीं पढ़ना है, बस यहाँ बस इतना ही ध्यान दीजिएगा। उद्देशिका पढ़ ली, 37 ऑफ 1967 पढ़ लिया, 30 सितंबर 1967 पढ़ लिया, बस इतना। आपके एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कितनी अनुसूचियाँ हैं, ये पूछा जा सकता है। या चौथी अनुसूची यूएपीए एक्ट की किस सन में जोड़ी गई, तो आप बताइएगा 2019 में जोड़ी। बस सेक्शन 1 पे बात करते हैं। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पे है। जैसा कि ये एक्ट ऐसा है कि टेररिस्ट गतिविधियों को रोकता है, तो पूरे भारत पे लागू किया गया है। यह प्रत्येक व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन उसके उपबंधों के प्रतिकूल प्रत्येक कार्य या लोक के लिए जिसके लिए वह भारत में दोषी ठहराया जाता है, दंड का दायी होगा। अब जो भारत के भीतर किए गए कार्यों के लिए प्रत्येक व्यक्ति को लायबल ठहराता है ये एक्ट, मतलब टेरिटोरियल नेक्सस की बात ये करता है कि भारत क्षेत्रीय प्रवर्तन की बात करता है कि क्षेत्र के अंदर कोई अपराध करता है इंडिया के क्षेत्र के अंदर, तो दंड नहीं होगा, जैसा कि सेक्शन 2 बोलती है आईपीसी की। चौथा, किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में जो भारत से परे कोई ऐसा अपराध करता है जो इस अधिनियम के अधीन दंडनीय है, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उसी रीति से कार्रवाई की जाएगी मानो ऐसा कार्य भारत में किया गया। ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल नेक्सस के बारे में बताता है। जैसा कि हम लोग सेक्शन 3 और 4 में पढ़े, सेक्शन 3 और 4 में पढ़े कि भारत के बाहर अगर कोई अपराध करेगा, कोई ऐसे व्यक्ति के संबंध जो भारत के परे अपराध करता है, तो इस अधिनियम के अंतर्गत दंड नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति हो सकता है वो। इसके बाद सब क्लॉज 5 है। ये भी थोड़ी बहुत वही चीज़ें बताती है जो सेक्शन 4 में दी गई हैं आईपीसी में। सब क्लॉज 4 सेक्शन 3 से रिलेवेंट है और सब क्लॉज 5 सेक्शन 4 आईपीसी से रिलेवेंट है। इस अधिनियम के उपबंध निम्नलिखित को भी लागू होंगे। भारत के बाहर भारत के नागरिक, ठीक है, भारत की सेवा में व्यक्ति चाहे वे कहीं भी हों, भारत में रजिस्ट्रीकृत पोतों वायुयानों पर वे व्यक्ति चाहे वे कहीं भी हों। देखिए वही चीज़ लिखी हुई है सेक्शन 4 वाली, मतलब रजिस्टर्ड पोत विमान है उन पर भी लागू होती है, सरकारी सेवक है वो इंडिया से बाहर उन पर भी लागू होती है, इंडियन सिटीजन वो इंडिया से बाहर उन पर भी लागू होता है। कुछ परिभाषाएं हैं इस एक्ट में जिनको अपन जल्दी पढ़ते हैं। टोटल 21 परिभाषाएं हैं। 2(1)A में संगम है, व्यक्तियों का कोई समुच्चय या निकाय संगम कहलाता है। 2(1)B में भारतीय राज्य क्षेत्र के किसी भाग का अध्यर्पण है, किसी ऐसे भाग के प्रति किसी विदेश के दावे का ग्रहण किया जाना आता है। अध्यर्पण मतलब सरेंडर कर देना, जैसे हम लोगों ने वो एक देखा था इर्री बेरू वाली केस पढ़ा था, हम लोगों ने कुछ भाग सरेंडर कर दिया था। सहता
दंड प्रक्रिया संहिता है, संहिता के अंतर्गत 21C में दंड प्रक्रिया संहिता है। 21D न्यायालय से क्या न्यायालय है, इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अपराधों का विचारण करने के लिए अधिकारता रखने वाला कोई दंड न्यायालय, तो क्रिमिनल कोर्ट तो हो गई है। और इसमें राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एजेंसी अधिनियम 2008 की धारा 11 के अधीन या धारा 21 हट गया, धारा 22 के अधीन गठित कोई विशेष न्यायालय विपरीत है। धारा 11 और धारा 22 के अधीन गठित कोई विशेष न्यायालय विपरीत है। अभिहित प्राधिकारी 21E में अभिहित प्राधिकारी है से यथास्थिति केंद्र सरकार का ऐसा अधिकारी जो उस सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का ना हो, या राज्य सरकार का ऐसा अधिकारी जो सरकार के सचिव की पंक्ति से नीचे का ना हो, जिसे केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किसी अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए विपरीत है। अब ये भी आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, केंद्र सरकार का ऐसा अधिकारी जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का ना हो, अभिहित पदाधिकारी है, संयुक्त ज्वाइंट सेक्रेटरी होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का। राज्य सरकार का ऐसा अधिकारी जो उस सरकार के सचिव की पंक्ति से ना हो, तो स्टेट गवर्नमेंट का सेक्रेटरी होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्वाइंट सेक्रेटरी और स्टेट गवर्नमेंट का सेक्रेटरी होना चाहिए मिनिमम, जिसे विनिर्दिष्ट किया जाए, तो वो क्या कहलाता है, अभिहित अधिकारी। अभिहित अधिकारी डेजिग्नेटेड ऑफिसर अथॉरिटी। अब देखिए, जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर मतलब यहाँ ऑलरेडी वो पद पे है, हमने उसको एक चार्ज दे दिया, वो पदाभिहित अधिकारी हो गया, अभिहित अधिकारी हो गया। 21E में है आर्थिक सुरक्षा, वित्तीय, मौद्रिक, राजकोषीय स्थिरता, उत्पादन वितरण के साधनों की सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, जीविका सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय सुरक्षा। तो इतने ये 7 प्रकार की सुरक्षाएं दी गई हैं, आप इसको अंडरलाइन करके पॉइंट डाल दीजिएगा। आर्थिक सुरक्षा में 7 सुरक्षाएं आती हैं, वित्तीय, दूसरा मौद्रिक और राजकोषीय स्थिरता, तीसरा उत्पादन और वितरण के साधनों की सुरक्षा, चौथा खाद्य सुरक्षा, पांचवा जीविका सुरक्षा, छठवां ऊर्जा सुरक्षा और सातवां पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय सुरक्षा। इस 7 सुरक्षाओं को यहाँ दिया गया। अगर OT आता है, आपसे पूछा जाता है आर्थिक सुरक्षा में क्या क्या आएगा, तो ये सब आपको लिखा, तो कुल मिला के होल सोल है, तो उपरोक्त सभी ही विकल्प सही आएगा, ऐसा नहीं आएगा इसमें टफ, तो आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन EA में आर्थिक सुरक्षा है। 2EB में आदेश से समय समय पर यथा संशोधित आतंकवाद का निवारण और दमन सुरक्षा परिषद के संकल्पों का कार्यान्वयन आदेश 2007 है। तो 2007 यहाँ पे इसमें इसके अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं व्यक्ति से। 21EC में व्यक्ति है, व्यक्ति से कोई व्यष्टि है, इंडिविजुअल है, कंपनी है, फर्म है, व्यक्तियों का कोई संगम है, व्यक्ति संगम, व्यक्ति निकाय है, चाहे निगमित हो या ना हो। सेक्शन 11 बिल्कुल हूबहू रखी गई है। ऐसा प्रत्येक कृत्रिम व्यक्ति जो विधि पूर्ववर्ती उपखंडों में से किसी के अंतर्गत नहीं आता है। यहाँ पे आर्टिफिशियल पर्सन भी यहाँ पे आते हैं, जिनको हम लोग यहाँ पे आर्टिफिशियल पर्सन। अब आर्टिफिशियल पर्सन में क्या आता है, अब मान लीजिए कोई धार्मिक ग्रंथ है या धार्मिक संस्था है या धार्मिक मंदिर समारोह वगैरह कुछ बना हुआ है, तो वो भी कहीं ना कहीं व्यक्ति शब्द के अंतर्गत अगर किए गए हैं। जैसे आपने देखे ना, भगवान की मूर्ति, ये कृत्रिम विधिक व्यक्ति माने जाते हैं। भगवान की मूर्ति आपने देखा ना, जैसे मैं खजराना मंदिर की ही बात करता हूँ इंदौर में। अब इंदौर में जो खजराना मंदिर है, तो खजराना मंदिर में जो भी चढ़ोतरी आती है, वो सब वहाँ पे गणपति जी जो खजराना भगवान है, तो उनके नाम से जमा होती है, उनका ट्रस्ट के नाम से। और उसका अध्यक्ष कौन होता है, कलेक्टर होता है। गुरु ग्रंथ साहब, गुरु ग्रंथ साहब को भी यहाँ पे एक कृत्रिम व्यक्ति माना गया है। कुछ मामलों में यहाँ पे देखिए, कुछ मॉस्क है, मस्जिद हैं जो जहाँ पे किसी की समाधि बनी हुई है, मजार बनी हुई है, तो उनको भी कुछ मामलों में यहाँ पे हिदायत दी गई है कि जो इंडिविजुअल पर्सन माने जाएंगे और उन्हीं के नाम से उस संस्था का क्रिएशन चला जाएगा, कृत्रिम लीगल पर्सन माने जाएंगे। पूर्ववर्ती उपखंडों में से किसी के अंतर्गत आने वाले किसी व्यक्ति के स्वामित्वाधीन नियंत्रणाधीन कोई अभिकरण कार्यालय या शाखा है। अब किसी प्रकार की एजेंसी, ब्रांच या ऑफिस भी यहाँ पे आएंगे जो इनसे जुड़े हुए हैं।
बहस से अधिनियम के नियमों द्वारा जो बेहद किया गया वो बेहद है। अब देखिए आतंकवाद के आगम से क्या तात्पर्य है। आतंकवाद के आगम से क्या तात्पर्य है। अब आगम से एक चीज हमें पता चल रही, कुछ आ रहा है। मान लीजिए अब मेरे पास आगम क्या है, आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं, आप पेमेंट कर रहे हैं, तो ये मेरे पास आगम हो गया। आगम हो गया। कोई भी बजट बनता है तो हम लोग देखते हैं आगम होता है, व्यय होता है। ये दो तरीके से देखते हैं हम लोग। राजकोषीय आगम, रेवेन्यू बोला जाता है जिसको हम लोग आगम को एक हिसाब से, और एक्सपेंडेंस खर्चे को बोला जाता है। वही चीज़ यहाँ बोली गई है। सिर्फ आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो संपत्ति है, पैसा है, जो कुछ होता है वो आगम के अंतर्गत आता है। ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्लॉज है 21G। सभी प्रकार की ऐसी संपत्ति अभिप्रेत है जो किसी आतंकवादी कार्य के करने से व्युत्पन्न हुई हो या अभिप्राप्त की गई हो या किसी आतंकवादी कार्य से संबंधित निधियों के माध्यम से अर्जित की गई हो, उस व्यक्ति का विचार किए बिना जिसके नाम से ऐसे आगम है और जिसके कब्जे में पाए जाते हैं। आतंकवादियों से प्राप्त संपत्ति आतंकवाद से आगम कही जाती है। कोई ऐसी संपत्ति विपरीत है जिसका किसी आतंकवादी कार्य के लिए या किसी व्यष्टि आतंकवादी या किसी आतंकवादी गैंग या आतंकवादी संगठन के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा रहा है या उपयोग किया जाना आवश्यक है। उपयोग किया जा रहा है, मेंटेनेंस कर रहे हैं वो हर चीज़ के लिए। मान लीजिए अब यहाँ पे मैं ज़्यादा बड़े एग्जांपल नहीं दूंगा, जैसे मान लीजिए 10 आतंकवादी घुसते हैं इंडिया में समुद्री किनारे से और वो आके यहाँ पे अपने मुंबई के सबसे कीमती होटल में बम ब्लास्ट कर देते। अब जो भी उनके पास आगम है, जो भी संपत्ति है, पैसा है, जिसकी दम पे वो यहाँ पे गतिविधि कर रहे हैं, ये सब जब्त किए जाते हैं। अगर कोई पकड़ा जाता है या उनके इनकाउंटर में पाया जाता है तो फिर ये सब चीज़ें यहाँ पे आप लोग देखिएगा आतंकवाद से आगम। आतंकवाद के आगम स्पष्टीकरण किया गया है। पद के अंतर्गत ऐसी कोई संपत्ति भी है जिसका उपयोग आतंकवाद के लिए किया जाना आवश्यक है। मतलब निक्षिप्त करके संपत्ति रखी गई है जो उपयोग की जाएगी। जैसे मान लीजिए पूछताछ की गई, एक आतंकवादी कसाब पकड़ा गया, अब उससे पूछताछ की गई, उसने बताया कि मेरे यहाँ पे इतने पैसे स्टोर करके रखे गए हैं इस जगह पे, जिसका हम अन्य गतिविधियों में काम करेंगे यहाँ परचेज करके। तो वो सब चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ें उत्खनित होती हैं या सर्च पाई जाती हैं तो उन्हें भी यहाँ आतंकवाद के आगम के अंतर्गत रखेंगे। संपत्ति 21H में संपत्ति को परिभाषित किया। अब संपत्ति में आल प्रकार की संपत्ति आती है, कुछ भी यहाँ पे आप पढ़ लीजिए। प्रत्येक वर्णन की संपत्ति और आस्तियाँ, चाहे मूर्त हो अमूर्त हो, जंगम स्थावर, भौतिक अभौतिक, बैंक प्रत्यय, यात्री चेकों, बैंक चेकों, मनी ऑर्डरों, शेयरों, प्रतिभूतियों, बंद पत्रों, ड्राफ्टों, प्रत्यय पत्रों, नगदी और बैंक खाते जिसमें किसी भी प्रकार के अर्जित निधि सम्मिलित है के माध्यम से ऐसी संपत्ति आस्तियों के हक और उनमें के हित के साक्ष्य स्वरूप किसी भी रूप में जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक अंकीय रूप भी हैं किंतु जो उस तक सीमित नहीं है, विधिक दस्तावेज विलय को लिखते हैं। इनका मतलब है होल सोल आता है। मतलब मैंने आपको एक बंधकनामा भी लिखा है तो वो भी यहाँ पे संपत्ति के अंतर्गत है। मूल्यवान प्रतिभूति है ना, वही मूल्यवान प्रतिभूति वो भी संपत्ति आएगी। तो सब प्रकार की चल अचल मूर्त अमूर्त कोई भी संपत्ति एनी संपत्ति है, वो सारी संपत्ति आपकी यहाँ पे संपत्ति के अंतर्गत आती है। चलिए चाय फिनिश। 21HA में अनुसूची, इस अधिनियम की कोई भी अनुसूची, अनुसूची है, 4 अनुसूची है तो किसी की भी चर्चा कर लो। 21I में भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग का संघ से विलग हो जाना। अब ये कहते हैं संघ से विलग मतलब अलग हो जाना। यह अवधारित करने के लिए किसी दावे का प्रख्यान आता है कि क्या ऐसा भाग भारत के राज्य क्षेत्र का भाग है, रहेगा। जे राज्य सरकार। अब संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में उसका प्रशासक जानते हैं हम लोग, प्रशासक होता है संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में राज्य सरकार के अंतर्गत। 21K आतंकवादी कार्य का वही अर्थ है जो धारा 15 में आतंकवादी कार्य बताए गए। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है। आतंकवादी कार्य किस धारा में दिए गए, 15 में दिए गए हैं। डिफाइन कहाँ गया है, 21K में डिफाइन किया गया है।
आतंकवाद और आतंकवादी पदों का अर्थ लगाया जाएगा। इसी में आतंकवादी और आतंकवाद शब्द को भी अपन स्पष्ट करने की कोशिश की गई। हालांकि कोई स्पष्ट डेफिनेशन नहीं है, लेकिन सेक्शन 15 में ही अपन 3 वर्ड में से कुछ भी आता तो 15 लगाइएगा आप। 21K और 15। 21L आतंकवादी गैंग। अब ये क्या होता है भाई? आतंकवादी संगठन से भिन्न कोई संगम, चाहे व्यवस्थित हो या अन्यथा, जो आतंकवादी कार्य से संबंधित है उसमें अंतर्गत। अब गैंग का समझ रहे ना, 4 लोग 5 लोग मिलकर एक गैंग बना रखे हैं जो लूट मूट करते हैं। इसी तरह आतंकवादी गतिविधियां करते हैं कुछ लोग संयुक्त होकर, वो गैंग कही जाती है आतंकवादी गैंग। 21L में आ गया। 21M में आ जाएगा क्या? आतंकवादी संगठन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अपन ने अलकायदा का नाम सुना, समथिंग नाम सुना, जैश ए मोहम्मद नाम सुना, ये आतंकवादी संगठन है जो शेड्यूल फर्स्ट में दिए गए हैं। पहली अनुसूची में सूचीबद्ध कोई संगठन या इस प्रकार सूचीबद्ध किसी संगठन के रूप में उसी नाम से कार्य करने वाला कोई संगठन, तो फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है। मैंने आपको पहले बता दिया है, चारों शेड्यूल सबसे पहले बताई थी कैसे आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि अब 4 शेड्यूल दी गई है तो इनके पास तो एक विकल्प है, आपको दे देंगे सही जोड़ी बनाइए, लिख देंगे अनुसूची 1 2 3 4, उसके सामने विकल्प उल्टे सीधे लिख देंगे। तो आतंकवादी संगठन से संबंधित कौन सी अनुसूची है? पहली है। बेस्टियों के संबंध में अनुसूची कौन सी है? चौथी है। और कौन सी है? अब यहाँ पे थोड़ा अपन पीछे चल के देख लेते हैं एक बार, और कौन सी है, यहाँ पे मैं भी थोड़ा मिस हो रहा हूँ। दूसरी कैसे संबंधित है? यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, कन्वेंस से या प्रोटोकॉल से संबंधित है। तीसरी कैसी है? उच्च क्वालिटी के कूटकृत करेंसी नोटों से संबंधित है। और चौथी व्यक्तियों से। तो व्यक्तियों से संबंधित चौथी अनुसूची है। पहली अनुसूची संगठन से संबंधित है। दूसरी अनुसूची अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल या अभिसमय से संबंधित है। और तीसरी अनुसूची कैसे संबंधित है? उच्च क्वालिटी के करेंसी नोटों से संबंधित है जो पकड़े जाते हैं। ठीक है, इन 4 चीज़ों को अपन को यहाँ पर दिमाग में बैठा ले रहना है, आपसे पूछा जा सकता है। अधिकरण। अब देखिए अधिकरण से क्या तात्पर्य है? धारा 5 के अधीन गठित अधिकरण, यहाँ पे अधिकरण होता है। अब ये क्या चीज़ है अपन 5 में ही पढ़ेंगे, यहाँ अपन को बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, सिर्फ जनरल बात पढ़ना है। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप क्या होते हैं? अनलॉफुल एक्टिविटी क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एक्ट का ही नाम है। तो 21 कितने में है जी? ओ में। ओ में अनलॉफुल एक्टिविटी। ओ माई गॉड, कुछ ऐसा याद रखिएगा। ओ माई गॉड 2 आ रही है, 2 या 3 कोई पिक्चर आ रही है ना, 2 आ रही है भी। कुछ हमारे नीति मैडम ज्वाइन नहीं की हैं, उज्जैन में शूटिंग चल रही है ओ माई गॉड की, अक्षय कुमार जी हैं उसमें। तो कुछ अच्छा है, शिव जी का कुछ बताएंगे उसमें, देखने लायक रहेगी। और अपने वो कौन से वो हैं, एक अच्छा अभिनेता है, परवेश रावल की जगह किसी और को रखा गया है। मेरा फ्रेंड भी सर उसमें ना असिस्टेंट वो है, क्या कहते हैं, जो कटिंग वगैरह सब है, एडिटिंग वगैरह में। अच्छा, अब मुझे पता नहीं था, मैं इंदौर होता तो तुमसे कांटेक्ट करता कि मुझे भी एक रोल दिला दो। चलो। हाँ सर, वो तो बोला लेकिन पूरी जाना। चलो ठीक है। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अब अपन आगे बात करते हैं। से किसी व्यष्टि या संगम के संबंध में ऐसे व्यष्टि या संगम द्वारा चाहे कोई कार्य करके या बोले गए अथवा लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपण द्वारा या अन्यथा की गई कोई ऐसी कार्रवाई अभिप्रेत है। अब ये कर एक्शन की बात कर रहे हैं, शब्दों, लेखों, दृश्य रूपण द्वारा कोई एक्शन की गई है उसकी बात कर रहे हैं। कौन सी? जो किसी भी आधार पर, देखिए कुल मिला के अनलॉफुल एक्टिविटी में कुछ गलत काम हो रहे हैं, बस इतना दिमाग लगाना है यहाँ पे। जो किसी भी आधार पर, चाहे वह कुछ भी हो, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग का अध्यर्पण, सरेंडर कर रहा है। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग का संघ से विलग हो जाना घटित करने के लिए आश्रित है, अलगाव कर रहा है, उसके लिए किसी दावे का समर्थन करती है, अलगाव के लिए दावा करता है, या जो ऐसा अध्यर्पण, विलग हो जाना घटित करने के लिए किसी व्यष्टि या व्यष्टि के समूह को उद्दीपित करती है, मतलब उत्तोलित करती है या आग देती है कि अलगाव पैदा हो। जैसे आप देख रहे हैं ना, अब तेलंगाना वालों ने अभी कितना एक संसद में बिल लाया था, क्या लाया था? बिल लाया था कि हम तमिल देश अलग बनाना चाहते हैं, तमिल देश। फिर उनके ऊपर कमांड कसी गई। आप जब वहाँ के कोई एडिटोरियल मैंने पढ़ा था एक दिन, कमांड कसी गई, यहाँ पर राजनीतिक प्रेशर डाला गया, तब इन्होंने अपनी ये मनगढ़ंत मनमानों को रोका। फिर
बनना ये प्रभावी थे, 3-4 स्टेट का एक अलग देश ही बनाना चाहते थे, ये अलगाव है। तो ये विधि विरुद्ध क्रियाकलाप है। कैसे हम यूनिटरी ऑफ इंडिया में रहते हैं, यूनियन ऑफ इंडिया में रहते हैं, जहाँ पर राज्य संघों का एक संगठन है और यहाँ पे फेडरल सिस्टम यहाँ पे उपयोग होता है। केंद्र सरकार के पास शक्तियाँ हैं, राज्य सरकार के पास शक्तियाँ डिवाइड की गई हैं। फेडरल की मुख्य विशेषता होती है। 2, जिससे भारत की प्रभुता और प्रादेशिक अखंडता का अनंगीकरण होता है या उन पर आक्षेप होता है या जो उन्हें विच्छिन्न करती है या विच्छिन्न करने के लिए आश्रित है। विच्छिन्न करती है, विच्छिन्न करने के लिए आश्रित है। जो भारत के विद्रोह, जो भारत के विरुद्ध द्रोह करती है, कारित करती है या द्रोह कारित करने के लिए आश्रित है, द्रोह करती है, द्रोह कारित करने के लिए आश्रित है, वो भी यहाँ पे आ जाती है। तो कुल मिला के भारत की प्रभुता, अखंडता और राजद्रोह के संबंध में जो गतिविधियाँ होती हैं वो विधि विरुद्ध क्रियाकलाप होती है। भारत में अलगाव की स्थिति पैदा कर देना विधि विरुद्ध क्रियाकलाप। विधि विरुद्ध संगम, अब देखिए कोई ऐसा संगठन बना लिया हमने जो अनलॉफुल है तो विधि विरुद्ध संगठन है। से ऐसा कोई संगम अभिप्रेत है जिसका उद्देश्य कोई विधि विरुद्ध क्रिया या जो कोई विधि विरुद्ध क्रिया करने के लिए व्यक्तियों को प्रोत्साहित करता है, उनकी सहायता करता है, उसके सदस्य ऐसी क्रिया करते हैं, अथवा जिसका उद्देश्य भारतीय दंड संहिता के धारा 153 है, 153B के अधीन दंडनीय कोई कार्य है, जो कोई ऐसा कार्य करने के लिए व्यक्तियों को प्रोत्साहित करता है, उनकी सहायता करता है, उनके सदस्य हो कोई ऐसा कार्य करते हैं, परंतु कोई बात जम्मू कश्मीर राज्य को लागू नहीं होगी। अब जी कह रहे विधि विरुद्ध संगम है। अब यहाँ पे अनलॉफुल एक्टिविटी करने के लिए यहाँ पे बात करने वाले जितने भी कोई संगठन है वो यहाँ पे जी कह रहे कि 153A और B के अधीन कोई दंडनीय है। यहाँ पे ये कह रहे कि जम्मू कश्मीर को लागू नहीं होगी। हालांकि अब जम्मू कश्मीर तो अपन एक्सेप्ट तो बचा नहीं है, सब लागू हो गया, तो ये सब लागू हो गई। 153A 153B सब लागू होती है अब तो जम्मू कश्मीर में। ये बात उतनी काम की नहीं रह गई, इन्हें हटा देना चाहिए था इसको, तो अच्छा था। कुछ शब्द और पद यहाँ पे प्रयोग किए गए हैं, डोवन लास्ट में है क्यू में, तो उनका अर्थ क्या लगाया जाएगा जो यहाँ परिभाषित नहीं है। तो CRPC संहिता में जो अर्थ है वही लगाया जाएगा। CRPC 1973 के अनुसार अर्थ लगाया जाएगा। सब दो छोड़ दीजिए, कुछ नहीं है, निर्देश बताती है। अब यहाँ से सेक्शन 3 से आ जाते हैं अपन, थोड़ा यहाँ पे स्पीड बढ़ाते हैं। देखिए, किसी संगम के विधि विरुद्ध होने की घोषणा कौन करेगी? घोषणा केंद्र सरकार करेगी, यही लिखा है। केंद्र सरकार की राय में कि कोई संगम विधि विरुद्ध संगम है या होगा या है, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विधि विरुद्ध घोषित कर सकेगी। हर अधिसूचना में बे आधार तथा ऐसी अन्य विशिष्टियां केंद्र सरकार आवश्यक में विनिर्दिष्ट करेगी, परंतु केंद्रीय सरकार से किसी ऐसे तत्व को प्रकट करने की योजना नहीं करेगी जिसे प्रकट करना हो लोकहित के विरुद्ध समझती है। तीसरा, ऐसी कोई अधिसूचना तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि उसमें की घोषणा का अधिकरण ने धारा 4 के अधीन किए गए किसी आदेश द्वारा पुष्टि न कर दी हो, आदेश शासकीय राजपत्र में प्रकाशित न कर दिया हो। तो यहाँ पे देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? घोषणा करती है, ठीक है, घोषणा करती है। और घोषणा की पुष्टि कौन करती है? यहाँ बताया गया अधिकरण जो है ये पुष्टि करता है, इस घोषणा के अधिकरण पुष्टि करता है। परंतु यदि केंद्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनमें उस सरकार के लिए संगम को तात्कालिक प्रभाव से विधि विरुद्ध घोषित करना आवश्यक हो जाता है, तो ऐसे प्रकरणों से जिन्हें लिखित रूप में कथित किया जाएगा निर्देश दे सकेगी कि अधिसूचना किसी ऐसे आदेश के अधीन रहते हुए जो धारा 4 के अधीन शासकीय राज्य में प्रकाशित की तारीख से प्रभावी हो। अब यहाँ पे इमीडिएटली अगर किसी को घोषित करना है तो ये इमीडिएटली घोषित करके अधिसूचना निकाल देंगे, जिसने राजपत्र में प्रकाशित किया, मतलब तुरंत ही डालते हैं ये लोग, तो गजट में तुरंत ही पब्लिश कर देते हैं सूचना को। उसी समय से आतंकवादी संगठन या विधि विरुद्ध घोषित कर दिया जाता है किसी भी कंपनी, फर्म, संगठन को। आगे बढ़ते हैं। चौथा, ऐसी हर अधिसूचना शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के लिए के अतिरिक्त कम से कम एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित की जाएगी। ये कह रहे आप वहाँ पे गजट में तो करो, कहाँ पे? गजट में प्रकाशित करो, ठीक है। साथ ही आपको क्या करना है? एक समाचार, एक लोकल, यहाँ पे क्या लिखा है? दैनिक समाचार पत्र में, दैनिक समाचार पत्र में अभी आपको समाचार पत्र में भी पब्लिश करना है। ये भी आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए।
जिसका परिचालन उस राज्य में हो जिसमें प्रभावित संगम का प्रधान कार्यालय यदि कोई हो स्थित हो, और ऐसे संगम पर उसकी तामील भी ऐसी रीति से की जाएगी जैसे केंद्रीय सरकार ठीक समझे। ऐसी तामील करने में निम्नलिखित सभी या कोई ढंग अनुसृत किए जा सके। अधिसूचना की एक प्रति को संगम के कार्यालय के यदि कोई हो सदस्य भाग पर लगाया जाएगा। संगम के प्रधान प्राधिकारियों पर तामील की जाएगी। उस क्षेत्र के क्रियाकलाप मामूली तौर पर किए जाते डोंडी पिटवाकर लाइव डिस्क्रिप्टर द्वारा घोषित किया जाएगा अन्य रीति। अब जो भी अधिसूचना निकाली जाएगी उसको अपन क्या करेंगे, अधिसूचना को पब्लिश करेंगे। पब्लिश चिपका कर सदस्य स्थान पर लगाकर पब्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है किस कार्यालय के स्थान, यहाँ पे सदस्य स्थान पर लगाकर, यहाँ पे लगाकर करेंगे पब्लिश। और दूसरा तरीका क्या है, तामील करके पब्लिश करेंगे। और तीसरा तरीका है डोंडी पिटवा कर करेंगे, डोंडी पिटवा कर। ये 3 तरीका है इसको पब्लिश करने के, अधिसूचना को पब्लिश करने के। कोई अन्य तरीके भी हो सकते हैं। अगला है सेक्शन 4 अभिकरण को निर्देश। अब देखिए मैंने कहा कि जैसे ही घोषणा केंद्र सरकार करती है कि मान लीजिए सिमी संगठन है, सिमी संगठन को घोषित किया। आप गूगल पर सर्च करना तो आपको मिल जाएगा इस एक्ट के अंतर्गत, यूएपीए एक्ट की अंतर्गत मामले। ऐसा डालना गूगल पे तो इंडिया भर के मामले आपको दिख जाएंगे, किन मामलों में क्या कार्रवाई की गई, किसको आतंकवादी घोषित किया गया, ऐसा कुछ मिल जाएगा आपको 2, 4, 6 महीने का। तो वो पढ़ने की कोशिश करना तो एक्ट और जल्दी आसानी से समझने आने लगेगा। अधिकरण का निर्देश, जहाँ की धारा 3 की उपधारा 1 के अधीन निकाली गई अधिसूचना के द्वारा कोई संगम विधि विरुद्ध घोषित किया गया, वह केंद्रीय सरकार उक्त उपधारा के अधीन अधिसूचना के प्रकाशित किए जाने के 30 दिन के भीतर, किसके दिन, अब इसको प्रकाशित किया गया, घोषित किया गया, प्रकाशन से कितने दिन के बाद, 30 दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर। ये आप ध्यान दीजिएगा। क्या करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रकाशन से 30 दिन के भीतर वह अधिसूचना अभिकरण को या यह न्याय निर्णीत करने की प्रयोजना निर्देशित करेगी कि संगम के विधि विरुद्ध घोषित करने का पर्याप्त हेतु है या नहीं। तो ये एक हिसाब से किसको घोषित करेगी, ये अभिकरण को। अभिकरण यहाँ पुष्टि करता ना, अभिकरण को भेजेगी, अभिकरण को प्रस्तुत करेगी, ऐसा आप समझ सकते हैं, अभिकरण को प्रस्तुत करेगी। उपधारा 1 के अधीन निर्देश प्राप्त होने पर अभिकरण प्रभावित संगम से लिखित सूचना द्वारा अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसी सूचना की तामील की तारीख 30 दिन के भीतर हेतुक दर्शित करें कि संगम में विधि विरुद्ध क्यों न घोषित किया जाए। अब देखिए अभिकरण क्या करेगा, ऐसे संगम से क्या करेगा, 30 दिन के भीतर, 30 दिन 30 डेज के भीतर क्या मांगेगा, शो काज नोटिस करेगा कि बताओ क्यों ना आपको शो काज नोटिस, कि बताओ क्यों ना आपके संगठन को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया जाए। जैसे एक नोटिस भेजेगा तो इन्हें जवाब देना पड़ेगा, बस वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। अधिकरण संगम पदाधिकारियों सदस्यों द्वारा दर्शित हेतु पर, अब ये अपना हेतु मतलब ये क्या करेंगे, जवाब भेजेंगे। इसके बाद ये क्या भेजेंगे, जवाब भेजेंगे। कौन भेजेगा जवाब, अभिकरण भेजेगा अपना, अभिकरण नहीं संगम भेजेगा, संगम भेजेगा जवाब, ठीक है। हेतु दर्शित हेतु पर यदि कोई हो विचार करने के पश्चात धारा 9 में निर्दिष्ट रीति से जांच करेगा। अब जवाब भेजेगा, जवाब पे क्या होगी, जांच होगी। कौन करेगा, अभिकरण जांच करेगा। और केंद्रीय सरकार से या संगम के किसी पदाधिकारी या सदस्य से अतिरिक्त जानकारी मांगने के पश्चात जैसी वह आवश्यक समझे यह विनिश्चय करेगा कि संबंध को विधि विरुद्ध घोषित करने में पर्याप्त हेतु है या नहीं। अधिसूचना में दी गई घोषणा की पुष्टि करने वाला या रद्द करने वाला आदेश जैसा वह ठीक समझे यथासंभव शीघ्रता के समय या किसी भी दशा में धारा 3 की उपधारा 1 के अधीन अधिसूचना निकाले जाने की तारीख के 6 माह की अवधि के भीतर करेगा। जांच करे, जांच के बाद वो क्या करेगा, पुष्टि करेगा या खारिज करेगा, ऐसे मामले को, घोषणा को खारिज कर देगा। कितने दिन के अंतर्गत, विथ इन 6 मंथ, 6 मंथ के अंतर्गत के भीतर ये कार्रवाई है। यहाँ पे पूरा पावर किसको, अभिकरण को दिया गया है। अब अधिकरण को धारा 3 के अधीन किया गया आदेश शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। जो भी आदेश होगा, ट्राइब्यूनल को जो आदेश दिया जाएगा वो राजपत्र में प्रकाशित होगा। ये भी आप ध्यान दीजिएगा। अब आदेश कहाँ होगा, पब्लिश राजपत्र। तो थोड़ा ये आप थोड़ी कार्रवाई आप समझ लीजिएगा कैसे, इसी के बेस पे अपन यहाँ पे
आगे बढ़ सकते हैं। पुष्टि करने का आदर है किसको? अधिकरण को, ट्राइब्यूनल को पुष्टि करने का आदेश। अब अधिकरण होता क्या है, ट्राइब्यूनल क्या होता है, क्या इसका सिस्टम है, ये थोड़ा समझ लेते हैं। सेक्शन 5 बताती है जो पुष्टि करता है उसकी क्या व्यवस्था है। देखिए, केंद्रीय सरकार जब आवश्यक हो एक अधिकरण का गठन शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कर सकेगी, जो विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिकरण के नाम से ज्ञात होगा, और जिसमें एक व्यक्ति होगा जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी। तो पूरा पावर केंद्र सरकार को है। इसका नाम बस याद रखिएगा, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन ट्राइब्यूनल। क्या बोलेंगे इसको? UAPT। UAPT बोलेंगे अपन, UAPT। UAPT कहाँ गठित होता है? 5 में होता है। 5(1) में कौन गठित करता है? केंद्र सरकार करता है। जिसमें कितने सदस्य होते हैं? एक सदस्य होता है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार करता है। ठीक है। परंतु किसी भी व्यक्ति को की ऐसी नियुक्ति ना की जाएगी जब तक कि वह किसी उच्च न्यायालय की न्यायाधीश ना हो, ना हाई कोर्ट का जज होने की क्वालिफिकेशन मांगी गई है यहाँ पे। तो ट्राइब्यूनल जितने भी बनते हैं इंडिया में, तो या तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज ही बनते हैं, सेशन कोर्ट नहीं बनाए जाते ट्राइब्यूनल। जैसे आप देखिए NGT देखिए, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, पहले स्वतंत्र कुमार थे, अब और कोई बन गया है उसका अध्यक्ष। तो उनके क्या है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज ही वहाँ रखे जाते हैं। दूसरा, यदि अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के पद में अस्थायी अनुपस्थिति से भिन्न कोई रिक्ति किसी भी कारण हो जाती है, तो केंद्रीय सरकार उस व्यक्ति को भरने के लिए इस धारा के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करेगी, और कार्रवाइयों को अधिकरण के समक्ष उस विक्रम से चालू किया जाएगा जिस विक्रम पर वह रिक्ति भरी गई है। केंद्रीय सरकार अधिकरण को ऐसे कर्मचारी वृंद उपलब्ध करेगी जो इस अधिनियम के अधीन उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो। अधिकरण के संबंध में उपगत सभी व्यय भारत की संचित निधि से चुकाए जाए। भारत की संचित निधि से। धारा 9 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अधिकरण को अपने कृत्यों के निर्वहन से उद्भूत होने वाले सभी मामलों में जिसके अंतर्गत उस स्थान या वे स्थान आते हैं जहां वह अपनी बैठकें करेगा, अपनी प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी, अपनी प्रोसीजर खुद रेगुलेट करेगा। इस अधिनियम के अधीन कोई जांच करने के प्रयोजन के लिए अधिकरण की शक्तियां निम्नलिखित जिलों के संबंध में वही होंगी जो किसी बात के विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में न होती है। अब जब विचारण करेंगे तो स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करेंगे, तो इन्हें कुछ शक्तियां होंगी सिविल न्यायालय के समान। कौन सी? साक्षी को समन करना, हाजिर कराना, शपथ पत्र पर परीक्षा करना, किसी दस्तावेज या पदार्थ के प्रकटीकरण को प्रस्तुत किया जाना, शपथ पत्रों का साक्ष्य लेना, लोक अभिलेख मंगाना, कमीशन निकालना, ये सब सिविल न्यायालय की पावर है, अधिकरण को प्राप्त होगा। प्राधिकरण अधिकरण के समक्ष की गई कार्रवाई भारतीय दंड संहिता 193 और 228 के अर्थ में न्यायिक कार्रवाई समझी जाएगी। ठीक है। और अभिकरण संहिता मतलब CRPC की धारा 195 चैप्टर 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा। तो ये थोड़ा एक एक्स्ट्रा पोज है जो अपन को थोड़े अलग से याद करने पड़ेंगे। सेक्शन 6 में आ जाते हैं। अधिसूचना के प्रवृत्त रहने की कालावधि उसका रद्द किया जाना। अब जो अधिसूचना निकाली गई है 6 माह के अंतर्गत पुष्टि हो गई है, 30 दिन लेके अपन ने उसको भेजा है, प्रकाशित किया है, उसको कब रद्द किया जा सकता है, कब तक प्रवृत्त रहेगी? तो ये बताती है उपधारा 2 के उपबंधों के अधीन यह है कि धारा 3 के अधीन निकाली गई अधिसूचना, अब जो भी अधिसूचना है, एक ध्यान दीजिएगा, अधिसूचना है या घोषणा है, जिस तारीख से को प्रभावित होती है 5 वर्ष की कालावधि के लिए। कितना? 5 वर्ष तक, 5 वर्ष तक प्रवृत्त रहेगी, 5 वर्ष तक प्रवृत्त रहेगी। ये ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है आपका, जिसमें कि अभिकरण उसमें की गई घोषणा की पुष्टि धारा 4 के अधीन आदेश द्वारा कर देता है। केंद्र सरकार घोषणा करती 4 में, 3 में घोषणा करती, 4 में पुष्टि हो जाती है अभिकरण द्वारा, तो ये 5 वर्ष तक लागू रहेगी। उपधारा 1 के अंतर्गत किसी बात के होते हुए केंद्र सरकार धारा 3 के अधीन निकाली गई अधिसूचना या तो स्वप्रेरणा से किसी अन्य व्यक्ति के आवेदन पर किसी भी समय रद्द कर सकेगी, चाहे उसमें की गई घोषणा की अभिकरण द्वारा पुष्टि कर दी गई हो या नहीं। अब देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट निकालती है तो इस सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी समय रद्द कर सकती है, किसी भी समय रद्द, ये आपको ये भी ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 7,
किसी विधि विरुद्ध संगम की निधियों से उपयोग का प्रतिबंध करने की शक्ति है। निधियों के उपयोग का, जैसे कुछ फंड है उसको अपन क्या करेंगे, उपयोग करने से रोक लगा दिया जाएगा कि उपयोग नहीं कर पाएंगे। अब संगठन को हमने बैन कर दिया है, शेड्यूल 1 में डाल दिया, व्यक्ति को बैन कर दिया है, शेड्यूल 4 में डाल दिया। तो अब ऐसे संगठन के पास जो पैसा है उसको अपन सीज कर लेंगे कि अब इसका उपयोग नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं, आप गुप्त तरीके से संगठन चलाते रहें, तो ये सब रोक जरूरी हो जाएगा। जहाँ की धारा 3 के अधीन निकाली गई अधिसूचना द्वारा जो उस धारा की उपधारा 3 के अधीन प्रभावी हो गई है, कोई संगम विधि विरुद्ध घोषित किया जा चुका है और केंद्र सरकार का ऐसी जांच के पश्चात जैसी वह उचित समझे समाधान हो गया है कि किसी व्यक्ति की अभिरक्षा में कोई ऐसे धन, प्रतिभूतियां या पावने हैं जो उस विधि विरुद्ध संगम के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जा रहे हैं या उपयोग में लाए जाने के लिए आश्रित हैं, वहाँ केंद्रीय सरकार ऐसे व्यक्ति को ऐसे धनों, प्रतिभूतियों या पावनों को या किन्हीं अन्य ऐसे धनों, प्रतिभूतियों, पावनों को जो उस आदेश के किए जाने के पश्चात उसकी अभिरक्षा में जाएं, केंद्रीय सरकार के लिखित आदेशों के अनुसार के सिवाय संदत, परिदत या अंतरित करने या उनके किसी भी रीति से अन्यथा बरतने से आदेश लिखित आदेश द्वारा प्रतिसिद्ध कर सकेगी और ऐसे आदेश की एक प्रति की तामील उस प्रकार प्रतिसिद्ध व्यक्ति पर उपधारा 3 में वर्णित रीति से की जाएगी। अब देखिए, ये प्रतिसिद्ध करने का यहाँ पे पावर है, निधियों को प्रतिसिद्ध कर सकती है, मॉनेटरी जो सिस्टम है उनका, संगठन का, तो वो प्रतिसिद्ध कर सकती है। कौन करेगी? केंद्र सरकार का पावर यहाँ पे बताया गया है। केंद्र सरकार उपधारा 1 के अधीन किए गए प्रतिषेधात्मक आदेश की एक प्रति अन्वेषणात्मक सरकार के किसी ऐसे राजपत्रित अधिकारी को पृष्ठांकित कर सकेगी जिसे वह चुने और ऐसी प्रति ऐसा अधिपत्र होगी जिसके अधीन ऐसा अधिकारी उस व्यक्ति के जिसके वह आदेश निर्दिष्ट है किसी परिसर में या उस पर प्रवेश कर सकेगा, ऐसे व्यक्ति की पुस्तकों की परीक्षा कर सकेगा, धनों, प्रतिभूतियों, पावनों की तलाशी ले सकेगा, किन्हीं ऐसे धनों, प्रतिभूतियों, पावनों जिनके बारे में अन्वेषण अधिकारी को संदेह हो कि विधि विरुद्ध संगम के प्रयोजनों के लिए आश्रित हैं, दिए गए व्यवहारों के उद्गम के संबंध में ऐसे व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति के किसी अधिकारी, अभिकर्ता या सेवक से पूछताछ कर सकेगा। इस धारा के अधीन किए गए किसी आदेश की प्रति तामील उस रीति से की जाएगी जो समन की तामील के लिए संहिता में उपबंधित है, CRPC में उपबंधित है। जहाँ की वह व्यक्ति जिस पर तामील किया जाना है कोई निगम, कंपनी, बैंक या संगम है, उसकी तामीली उसके संबंध में संपर्क सचिव, निदेशक या अन्य अधिकारी या व्यक्ति पर की जाएगी। उस प्रति को कंपनी, बैंक या अन्य संगम के रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में या जहाँ की कोई रजिस्ट्रीकृत कार्यालय नहीं है वहाँ उस स्थान पर जहाँ कारोबार चलाता है छोड़कर या उसके पते पर डाक द्वारा भेजकर की जाए। तो यहाँ पे तामील वगैरह कराने के आदेश की तामील कोई अन्वेषण अधिकारी को सुपुर्द किया जाएगा। जैसे अब पैसा जमा किया है, हमने एक ऑफिस सीज कर दिया है, कार्यालय ऑफिस कर दिया है बंद, बैन कर दिया है, आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है ऑफिस वालों को, उस फर्म को, उस कंपनी को आतंकवादी संगठन या संगठन को कर दिया मैंने घोषित। अब मैंने सीज कर दिया पूरी प्रॉपर्टी को। अब सीज कर दिया तो एक राजपत्र अधिकारी को अपन ने ऑथराइज कर दिया, पृष्ठांकन करके पावर दे दिया कि जाओ तलाशी करो, पूरी जानकारी करो इसमें। तो वो तलाशी मलाशी करेगा और जिनको तामील वामील करना है वो सब तामील वामील ये सब करेगा काम। क्यों करेगा? प्रतिसिद्ध करना है उसको कि उस निधि का, उस बिल्डिंग का कोई उपयोग ना कर पाए, उस पैसे का कोई उपयोग ना कर पाए। उपधारा 1 के अधीन किए गए प्रतिषेधात्मक आदेश से कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की तामील से 15 दिन के भीतर उस जिला न्यायालय में जिसकी अधिकारता की स्थानीय सीमाओं के भीतर ऐसा व्यक्ति स्वेच्छा निवास करता है, कारोबार चलाता है, अभिलाभ के लिए स्वयं कार्य करता है, यह सिद्ध करने के लिए आवेदन करेगा कि जिन धनों, प्रतिभूतियों, पावनों की संपत्ति से निषेधात्मक आदेश किया गया वे विधि विरुद्ध संगम के प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाए जा रहे हैं या उपयोग में लाए जाने के लिए आश्रित नहीं है। जिला न्यायाधीश का न्यायालय इस प्रश्न का निश्चय करेगा। तो देखिए यहाँ पे 15 दिन के भीतर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 15 दिन के भीतर किसको आवेदन करेगा? आवेदन करेगा किसको? डीजे को। डीजे को आवेदन करेगा और डीजे क्या करेगा? निर्णय करेगा इसमें कि विधि विरुद्ध कार्यों में इस पैसे का उपयोग किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो ये आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए, 15 दिन, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान देना। सब क्लॉज 5 उपधारा 2 के अधीन किए गए किसी अन्वेषण के अनुक्रम में प्राप्त कोई भी सूचना वहां तक के सिवाय जहां तक कि वह इस धारा के अधीन की गई कार्रवाइयों के प्रयोजनार्थ आवश्यक हो, सरकार के किसी राजपत्र अधिकारी द्वारा केंद्रीय सरकार की सम्मति के बिना प्रकट नहीं की जाएगी।
इस धारा में प्रतिभूति के अंतर्गत ऐसे दस्तावेज आते हैं जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यह अभिस्वीकृति करता है कि वह धन का संदाय करने के लिए किसी वैध दायित्व के अधीन या जिसके अधीन किसी व्यक्ति को धन के संदाय के लिए कोई वैध अधिकार अभी प्राप्त होता है। अब देखिए ये आप थोड़ा ये भी आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आप सप्लीमेंट्री चीज़ें हैं जो थोड़ा यहाँ बताई गई हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 8 पे आ जाते हैं अपन। विधिविरुद्ध संगम के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए गए स्थानों अधिसूचित करने की शक्ति। अब देखो पैसे अपन ने जब्त कर लिए, प्रॉपर्टी जब्त कर ली सेक्शन 7 में। अब यहाँ पे उपयोग में लाए गए स्थानों को अधिसूचित, कौन कौन से ये संगठन अपने स्थान उपयोग कर रहे हैं उनको अधिसूचित किया जाएगा। जहाँ की धारा 3 के अधीन निकाली गई किसी अधिसूचना द्वारा जो इस धारा के उपधारा 3 के अधीन प्रभावी हो गई, कोई संगम विधि विरुद्ध घोषित किया जा चुका है, वहाँ केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी ऐसे स्थान को अधिसूचित कर सकेगी जो उसकी राय में ऐसे विधि विरुद्ध संगम के प्रयोजन के लिए उपयोग लाया जाता है। तो उसके स्थान को भी घोषित करेगी कि ये संगठन यहाँ रह के काम कर रहा है, ये स्थान डिस्प्यूटेड है, क्या है, अनलॉफुल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ संगठन का स्थान है, ये सूचित करेगी केंद्र सरकार कि यहाँ मान लीजिए पुणे में है, महाराष्ट्र मुंबई में है, दिल्ली में है, कुछ उनके ऑफिस हैं, उनको बैन करेगी। स्थान से गृह या निर्माण या उसका भाग तंबू जलयान आता है, जैसा स्पष्टीकरण में किया गया बताया गया है। सब क्लॉज 2 कहती है उपधारा 1 की अधिसूचना निकालने पर वह जिला मजिस्ट्रेट जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर ऐसी अधिसूचना अधिसूचित स्थान है। यहाँ पर डीएम की बात हो रही, जिला मजिस्ट्रेट कौन होता है, डीएम, डीजे नहीं है, ये डीएम की बात हो रही। ऐसी अधिसूचना स्थान स्थित है या उसके द्वारा लिखित रूप में इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी पहनने के वस्त्रों, खाना बनाने के बर्तनों, चारपाइयों, बिछौना, शिल्पियों के औजारों, खेती के उपकरणों, ढोरों, अनाज, खाद्य पदार्थों, ऐसी वस्तुएं जिन्हें वह तुच्छ प्रकृति का समझे से भिन्न उन समस्त जंगम संपत्ति की जो अधिसूचना स्थान में पाई जाए, एक सूची जो सम्मानित साक्षियों की उपस्थिति में तैयार किया जाए। आप देखिए अब जी जाएंगे डीएम क्या करवाएंगे, एक सूची बनवाएंगे और तैयार करेंगे, तैयार कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, साक्षियों, साक्षी के समक्ष। अब जब्तीनामा टाइप का होता है ना, वैसा किया जाएगा। जो इन्हें लग रहा है कि अनैतिक मटेरियल हो सकता है वो जब्त कर लेंगे, बाकी चीज़ें वहीं पे रखे रहने देंगे। अब पशु जानवरों हैं वहाँ पे, कोई रह रहा है, कोई पाले हुए, तो भैया उनका कुछ कंजर्वेशन करना पड़ेगा इन्हें। सूची तैयार करेंगे, 2 विटनेस होंगे जिनके समक्ष सूची, जैसे अपन तलाशी वारंट तलाशी लेते ना, वही कार्रवाई करवाएंगे डीएम साहब। यदि सूची में विनिर्दिष्ट की गई कोई वस्तु जिला मजिस्ट्रेट की राय में उस विधि विरुद्ध संगम के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जाती है, लाई जा सकती है, तो वह किसी भी व्यक्ति की उन वस्तुओं का उपयोग जिला मजिस्ट्रेट के लिखित आदेश के अनुसार करने के सिवाय करने से प्रतिषिद्ध करने का आदेश कर सकेगा। इसको लग रहा है कि भाई ये उपयोग हो सकती है, यूज हो सकती है, तो क्या करेगा, प्रतिषिद्ध करेगा। कौन करेगा, डीएम करेगा। जिला मजिस्ट्रेट तदुपरि यह आदेश कर सकेगा कि कोई व्यक्ति जो अधिसूचना की तारीख को उस अधिसूचनित स्थान में निवास नहीं करता था, जिला मजिस्ट्रेट के अनुज्ञा के बिना अधिसूचित स्थान में या उसमें ना तो प्रवेश करेगा ना रहेगा। जो कुछ रह रहे हैं उन्हें रहने दिया जाएगा, उसके अलावा जो एब्सेंट है उन्हें नहीं रहने दिया जाएगा, कहने का तात्पर्य। परंतु इस उपधारा में की गई बात किसी ऐसे व्यक्ति के किसी निकट संबंधी को लागू नहीं होगी जो अधिसूचना की तारीख को उस अधिसूचित स्थान में निवास करता है। मतलब उसको नहीं भगाएंगे हम, जो पहले से रह रहा है उसको रहने दिया जाएगा कि भैया आप रह रहे हो तो बने रहो आप। आगे बढ़ते हैं। 5, जहां उपधारा 4 के अनुसरण में किसी व्यक्ति को अधिसूचित स्थान पर या उसके प्रवेश करने वाले या रहने की अनुज्ञा दी जाती है, वहाँ वह व्यक्ति ऐसी अनुज्ञा के अधीन कार्य करते समय अपने आचरण के विनियमन के लिए ऐसे आदेशों के अनुपालन करेगा जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाए। अब जिन लोगों को हमने परमिट कर दिया डीएम साहब ने कि आप रहो उस स्थान पे जो जब्त किया गया है, सील किया गया है, आप रह सकते हैं कुछ एरिया में, तो वहाँ पे आपको कुछ गाइडलाइन पालन करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं आप संगठन को चलाते रहें आप प्रत्यक्ष तौर पे, तो वो चीज़ें आप पे बैन लगाई जाएंगी, इसी आधार पे आपको रहने दिया जाएगा। कोई भी पुलिस अधिकारी, सब क्लॉज 6, जो उपनिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो, अंडरलाइन कीजिए, नंबर 1 डालिए, या केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति अधिसूचित स्थान पर या उसमें प्रवेश चाहने वाले किसी ऐसे व्यक्ति की जो उस पर या उनमें से तलाशी ले सकेगा, ऐसे व्यक्ति की तलाशी लेने के प्रयोजन के लिए निरुद्ध कर सकेगा। परंतु इस उपधारा के अनुसरण में किसी महिला की तलाशी महिला द्वारा ली जाने के सिवाय नहीं की जाएगी, ये भी आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे उपनिरीक्षक, सब इंस्पेक्टर,
सब इंस्पेक्टर से आने में तलाशी लेने के लिए बात वो नहीं है, ऑथराइज नहीं है। मतलब एक ASI नहीं ले सकता है, कम से कम 2 स्टार होना चाहिए, वो तलाशी ले सकता है। यदि उपधारा सब क्लॉज 7 बोलती है, यदि उपधारा 4 के अधीन किए गए किसी आदेश के उल्लंघन में कोई व्यक्ति किसी अधिसूचित स्थान में है तो ऐसी किन्हीं अन्य कार्रवाइयों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो उसके विरुद्ध की जा सकेंगी, उसे किसी भी अधिकारी द्वारा या सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को वहाँ से हटाया जा सकेगा। तो यहाँ पे हटाए जाने की बात भी की गई है कि हटाए जाने की व्यवस्था भी की जा सकेगी। उपधारा 8, उपधारा 1 के अधीन किसी स्थान के संबंध में निकाली गई अधिसूचना से अथवा उपधारा 3 या 4 के अधीन किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति यह घोषणा करने के लिए कि वह स्थान विधि विरुद्ध संगम के प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाया गया है या उपधारा 3 या 4 के अधीन किए गए आदेशों को अपास्त करने के लिए आवेदन अधिसूचना द्वारा दिए गए आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर। अब देखो यहाँ पे अपास्त करने का आवेदन कहाँ तक लाया जाएगा? 30 दिन के भीतर लाया जाएगा। किसको? डीजे को, डीजे डिस्ट्रिक्ट जज को लाया जाएगा। डीएम और डीजे में कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे आप लोग। जिला न्यायाधीश के न्यायालय में पूरा कर सकेगा 30 दिन के भीतर। जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सेवाओं के अंदर अधिसूचित स्थान स्थित है और आवेदन के प्राप्त होने पर जिला न्यायाधीश का न्यायालय पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने उन पर प्रश्न का विनिश्चय करेगा। और ये क्या करेगा? विनिश्चय करेगा। अपास्त करने का आवेदन आएगा यहाँ पे और ये निर्णय करेगा डीजे। तो डीजे को पावर यहाँ पर सफिशिएंट दिए गए हैं, आप थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, सब क्लॉज सेक्शन 9 पे आ जाते हैं। UAPA एक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। इस अधिनियम के अधीन आवेदनों के निपटारे में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया। तो ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो इस अधिनियम के अधीन बनाए जाए वह प्रक्रिया जिसका अनुसरण धारा 4 की उपधारा 3 के अधीन कोई जांच करने में अधिकरण द्वारा धारा 7 की उपधारा 4 अथवा धारा 8 की उपधारा 8 के आवेदन के को निपटाने में जिला न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा किया जाना है। यथाशक वही होंगे जो दावों के अन्वेषण के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में अधिकृत हैं। यथास्थिति अधिकरण या जिला न्यायाधीश के न्यायालय का निश्चय अंतिम होगा। अभी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे CPC में जो अधिकृत है उसी तरह से यहाँ पे व्यवस्था की गई और अभिकरण और जिला न्यायालय का निर्णय यहाँ पे अंतिम होगा। तो ये हम लोगों ने देखा है कि अधिसूचित कैसे किया जाता है किसी व्यक्ति या संगम को, संगठन को, और कौन पुष्टि करता है, क्या इसकी प्रोसीजर रहती है। DM के कुछ पावर हैं, DJ के पावर हैं, अधिकरण के पावर हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर हैं। यहाँ पे चैप्टर 3 पे आ जाते हैं। अपराध और शास्तियों के बारे में 10 से लेकर 14 5 धाराओं का उल्लेख करती है। इनको अपन पढ़ते हैं, छोटी छोटी धाराएँ हैं, फिर बढ़ेगी धीरे धीरे। देखिए, विधि विरुद्ध किसी विधि विरुद्ध संगम आदि का सदस्य होने पर शास्ति। अब कोई सदस्य है, देखो सदस्य होने पर शास्ति, यहाँ पे गोलक कर लेना, सदस्य होने पर शास्ति। जहाँ किसी संगम को धारा 3 के अधीन जारी किए गए अधिसूचना द्वारा जो धारा की 3 के अधीन प्रभावी की गई विधि विरुद्ध घोषित किया गया। मतलब एक संगम है, विधि विरुद्ध घोषित किया जाता है वहाँ। कोई व्यक्ति जो ऐसे संगम का सदस्य बना रहता है, ऐसे संगम के अधिवेशनों में भाग लेता है, ऐसे संगम के प्रयोजनों के लिए अभिदाय करता है या उसके लिए अभिदायक प्राप्त करता है, उसकी इच्छा करता है, किसी प्रकार ऐसे संगम की संक्रियाओं में सहायता करता है, तो उस संगठन से जुड़ा रहता है वो व्यक्ति, हेल्प करता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर सदस्य बना रहता है। कारावास से 2 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 2 वर्ष के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। B, कोई व्यक्ति जो ऐसे संगम का सदस्य बना रहता है या स्वेच्छा ऐसे संगम के उद्देश्यों में किसी रीति में सहायता करने के लिए उसका या उनका संवर्धन करने के लिए कोई कार्य करता है और किसी भी दशा में अनुज्ञप्त आग्नेयुद्ध, गोला बारूद, विस्फोटक या अन्य उपस्कर या पदार्थ जो सामूहिक विनाश कारित करने में समर्थ हो कब्जे में रखता है और कोई ऐसा कार्य करता है जिसके परिणाम स्वरूप मानव जीवन की हानि होती है, किसी व्यक्ति को गंभीर क्षति होती है, किसी संपत्ति को कोई महत्वपूर्ण नुकसान कारक करता है, और यदि ऐसे कार्य के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वह मृत्यु से आजीवन कारावास से और जुर्माने से दंडनीय होगा। देखिए, अब वो कार्य करता है, कार्य के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वह मृत्युदंड से या आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित होगा। किसी अन्य दशा में, मतलब मृत्यु से भिन्न कोई घोर उपति कार्य कर देता है, साधारण चोट पहुंचाता, तो यहाँ 5 वर्ष से आजीवन कारावास तक जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
5 वर्ष से आजीवन कारावास तक को जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 3 दंड यहाँ बताए गए इस धारा में, 2 वर्ष और जुर्माना सदस्य होने पर। जैसे हम लोग 143 पढ़ते ना, विधि विरुद्ध जमाओं का सदस्य होना, 141 में विधि विरुद्ध जमाओं, 142 में विधि विरुद्ध जमाओं का सदस्य होना, 143 में विधि विरुद्ध जमाओं का सदस्य होने के लिए दंड बताया गया। उसी तरह यहाँ बताया गया 2 वर्ष और जुर्माना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 143 की भांति ही क्लॉज 1 है। फिर इसके बाद आप देखेंगे मृत्यु कारित कर देता है तो मृत्यु दंड से, आजीवन कारावास और जुर्माने से। मृत्यु के अलावा कोई अन्य अपराध कारित कर देता है तो यहाँ पे 5 वर्ष से आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए सेक्शन 11 विधि विरुद्ध संगम की निधियों के लिए शास्ति। अब निधियों के लिए शास्ति यहाँ पे गोला कर देना, निधियों के लिए शास्ति। यदि कोई व्यक्ति जिस पर धारा 7 की उपधारा 1 के अधीन किन्हीं धनों, प्रतिभूतियों, पावनों के संबंध में किसी प्रतिषेधात्मक आदेश की तामील की जा चुकी है, प्रतिषेधात्मक आदेश के उल्लंघन में उन्हें संदत परिदत्त अंतरित करेगा, उससे किसी रीति में बरतेगा तो वह कारावास से 3 वर्ष तक या जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा। अब मॉनेटरी फंड आपके रोक दिए हैं संस्थान के, अब उसको वो कर रहे हैं, आप यूज करने की कोशिश कर रहे हैं तो 3 वर्ष का कारावास, जुर्माने दोनों से दंडित किया जाएगा। उस संहिता में अंतर्विष किसी बात के होते हुए भी ऐसे उल्लंघन का विचारण करने वाला न्यायालय दोषित व्यक्ति से उन धनों या पावनों की रकमों या उन प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य जिनके संबंध में प्रतिषेधात्मक आदेश का उल्लंघन किया गया है या उनका ऐसा भाग जैसा न्यायालय ठीक समझे वसूल करने के लिए उस पर अतिरिक्त जुर्माने की अधिरोपित कर, अतिरिक्त जुर्माना भी लगा सकता है। 12 अधिसूचित स्थान के संबंध में किए गए किसी आदेश का उल्लंघन। देखिए अधिसूचित स्थान के संबंध में उल्लंघन के लिए शास्ति। जो कोई किसी वस्तु का उपयोग धारा 8(3) के अधीन उस संबंध में किए गए किसी प्रतिषेधात्मक आदेश के उल्लंघन में करेगा वो कारावास से 1 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब देखिए अधिसूचित स्थान में किसी वस्तु का उपयोग नहीं करना है जिसको रोक लगाई गई है, आप करेंगे उपयोग 1 वर्ष के कारावास से जुर्माने से दंडित किए जाएंगे। सब क्लॉज 2 जो कोई धारा 8 की उपधारा 4 के अधीन किए गए किसी आदेश के उल्लंघन में जानते हुए जानबूझकर किसी अधिसूचित स्थान में होगा या उसमें प्रविष्ट होने का प्रयत्न करेगा वह कारावास से 1 वर्ष तक जुर्माने से दंडित होगा। अब मैंने बैन कर दिया, ऑफिस को सील कर दिया, जितने लोग रह रहे थे कुछ पोर्शन को खोला है कि आप बने हो तो बने रहो, इसके अलावा बाहर का कोई लोग नहीं चाहिए। बाहर के कुछ लोग और आ जाते हैं रहने के लिए तो उन्हें 1 साल तक की सजा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अनुमति है ही नहीं है, आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। अब वहाँ पे कोई जो रह रहे हैं उनके विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है, इसलिए उन्हें कुछ पोर्शन अपन दे देंगे जिसमें वो रह रहे हैं। जो आपत्तिजनक चीज़ें हैं उसको अपन जब्त कर लेंगे, लिस्टेड कर लेंगे या एक जगह वहीं रख देंगे या अपने सरकारी रिकॉर्ड में ले लेंगे उनको। बाहर का लोग कोई नहीं रहने देंगे, बाहर का कोई आएगा तो 1 वर्ष के कारावास जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 13 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप के लिए दंड। यदि कोई किसी विधि विरुद्ध क्रिया में भाग लेगा, ऐसी क्रिया करेगा, किसी विधि विरुद्ध क्रिया के लिए किए जाने का पक्ष समर्थन करेगा, दुष्प्रेरण करेगा, सलाह देगा, जिसके लिए उद्दीप्त करेगा, वह कारावास से 7 वर्ष तक जुर्माने से दंडित होगा। अनलॉफुल एक्टिविटी कोई व्यक्ति करेगा तो उसके लिए दंड कितना है, सेक्शन 13 में बताया गया है 7 वर्ष जुर्माने से। सब क्लॉज 2 जो कोई धारा 3 के अधीन विधि विरुद्ध घोषित किए गए किसी संगम की किसी विधि विरुद्ध क्रिया में इस धारा की उपधारा 3 के अधीन अधिसूचना के प्रभावी हो जाने के बाद जिसके द्वारा वह इस प्रकार घोषित किया गया हो किसी भी प्रकार सहायता करेगा। देखिए ऐड करने की बात हो रही है, सहायता करेगा, जो कोई सहायता करेगा। अब यहाँ पे क्या था, यदि कोई क्या करेगा, विधिक क्रियाकलाप में भाग लेगा, ये क्रियाकलाप में भाग लेगा, क्रिया करेगा, समर्थन करेगा, दुष्प्रेरण करेगा, सलाह देगा, उद्दीप्त करेगा, इतने 4-5 काम हैं तो इनके लिए 7 वर्ष जुर्माना था। और यहाँ पे सहायता करने के लिए 5 वर्ष का कारावास से जुर्म, ये दोनों से दंडित किया जाएगा। सब क्लॉज 2 सहायता के लिए और सब क्लॉज 1 4-5 प्रकार के कार्यों के लिए, 5 वर्ष जुर्माना दोनों से। सब क्लॉज 3 छोड़ दीजिए, कोई दंड नहीं है। सेक्शन 14 अपराधों का संज्ञेय होना। संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय होगा। कोई अपराध संज्ञेय, सभी अपराध यहाँ पे संज्ञेय अपराध, गंभीर किस्म के अपराध माने गए हैं जो लोक नीति के विरुद्ध है। आगे अपन बढ़ते हैं, चैप्टर 4 पे आ जाते हैं, आतंकवादी क्रियाकलापों के लिए दंड। अब देखिए अनलॉफुल एक्टिविटी